हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो हमने आज तक 7-8 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से आपकी अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस। जो आपके सवाल में पूछता है, आपके एग्जाम में पूछता है, वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें से पहले बात आती है कि आपको सिद्ध करना होता है या दर्शाना होता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो सम संख्या है वह इस रूप में हो सकती है, विषम संख्या इस रूप में हो सकती है। और कहेगा कि स्क्वायर करने के बाद यह रूप आता है, घन करने के बाद यह रूप आता है। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है आपके पहले सवाल का। तो पहला सवाल है, आप लोगों ने इसको थ्योरी में ही जाना था। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सम संख्या 2m तथा विषम संख्या 2m+1 रूप होती है। देखो भाई, यहाँ से बात आती है कि 2m+1 कुछ सुना दिख रहा है। यानी आप लोग पिछली क्लास में सुना है ऐसी सवालें कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a रहा होगा, जब उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a बराबर bq+r। बात समझे? तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो तो वहाँ से बात निकल के आती है क्या, कि आपके पास जो भाज्य होता है वह भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के इक्वल होता है। तो उसी संपर्क में दिख रहा है 2 और यहाँ पे 2m+1, यानी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर a रहा होगा या m रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसको आप अगर 2 से डिवाइड किए होगे तो या तो भाग पूरी तरह से डिवाइड हुई होगी या तो शेषफल 1 रहा होगा। तो मान लेते हैं आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर a रहा होगा। जब इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से 2 फॉर्म निकल के आते हैं। कौन कौन से? एक तो a बराबर आता है 2q और एक a बराबर आता है 2q+1। अब देखो, यहाँ से r का मान निश्चित होता है। r का मान निश्चित क्या होता है? यही सब r होते हैं। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, यानी शेषफल बाद में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से r को जब रिप्रेजेंट करना होता है वह 0 से हमेशा बड़ा रहता है, और b से, b बोले तो जिससे भाग देते हो, वो उससे हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो यहाँ से या तो शेषफल 0 आता है या तो शेषफल 1 आता है। तो देखो, कुछ उस रूप का दिख रहा है हमारे सवाल में। सिद्ध कीजिए कि सम संख्या 2m तथा विषम संख्या 2m+1 रूप होती है। अब देखो भाई, यहाँ से जो q का मान आता है, q का मान आप जब भी देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में यह बात बताया था यूक्लिड जी ने कि हमारे पास जो भी नंबर रहेंगे वह सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं तो देखो भाई, थोड़ा q का मान हम पॉजिटिव कैसे लाते हैं? हमने सवाल उस थ्योरी में बताया था कि आपके पास कोई नंबर मान लेते हैं 4 है, जब उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो यह आप मानते हो a, इसको आप b मानते हो, और जो आपका भागफल आता है इसको आप q मानते हो, और जो रिमाइंडर आता है इसको आप r मानते हो। तो हमने कहा क्या कि जो q का मान होता है वह हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होता कैसे है? जब इसका आप पहाड़ा पढ़ते हो, 2 दूना 2 1 कम 2 करते हो, 2 दूना 4 करते हो, 2 3 6 करते हो। यानी यह सब बातें क्या हैं? 1 कम दूंगा 3 सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर है तो यह सब बातें किस में आती हैं? पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत। अच्छा, तो इतनी बात क्लियर हुई। तो आते हैं थोड़ा सवाल पे बात करते हैं। जब सवाल पे बात करेंगे तो इसको लगाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बस आप लिखोगे क्या? सॉल्व। जब सॉल्व लिखोगे तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा मानना होगा कि माना पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक a है, और वहाँ से b का जो मान है उसको आपको मानना होगा क्या? 2 मानना होगा। बात समझे? तो हमने जाना कैसे 2 मानना है? यहाँ पे देख रहे हो आप 2m और 2m+1। यह बात आती कहाँ से? जब आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको आप 2 से डिवाइड किए होगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ से क्लियर हुई बात कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा तो यह रूप मिलता है। अच्छा, तो जब आपको सिद्ध क्या करना है, 2m जो होगा वह सम संख्या देगा और 2m+1 जो होगा वह विषम संख्या देगा। अच्छा, तो 2m, अब देखो वहां पे हमने q माना था, यहाँ पे माना है m, तो m मान लो भाई। अब a बराबर मान लेते हैं यह कोई धनात्मक पूर्णांक m है। तो यहाँ से बात क्या निकलेगी? bq होता है तो bq के स्थान पे m है, अब प्लस एक बार 0 आता है।
समझे बात। फिर एक बार अगला नंबर आता है 2m+1 आता है। जब भी आप लोगों ने कहा था कि a को जब 2 से भाग देते हैं तो r का मान निश्चित होता है, यही होगा 0 से लेके 2 तक। तो 2 तो नहीं होता, 2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो 1 होगा और एक 0 होगा। तो यानी आपने भाग दिया होगा तो या तो भाग पूरी तरह से कटी होगी या तो शेषफल 1 आया होगा। तो जब 1 आया होगा तो अब देखो हमने अभी कहा कि जो q होता है वह पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अब यहीं पे बतिया है कि m का मान जो भी रखोगे वह पॉजिटिव नंबर रखना होगा। तो m बराबर का मान लो 1, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4, इनफाइनाइट। अब 1 से लेके अनंत तक जो भी मान रखोगे, अगर 2m में m का मान 1 रखते हो तो 2 1 कम 2 होगा, वह भी आपकी सम संख्या मिलेगी। अगर 2 मान रखते हो m बराबर तो 2 गुणे 2 यानी 4 होगा, वह भी आपकी सम संख्या है। तो बस यहाँ पे केवल मान रखना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी स्टेप फर्स्ट, जब m बराबर 1 रखते हो तो क्या आता है, a का मान 2 गुणे 1 बोले तो 2। अगला नंबर स्टेप सेकेंड करो, कोई नंबर m का मान रखो, m बराबर 2 रखो, तो a बराबर क्या मिलेगा। यानी इससे पता चलता है जब आप भी पॉजिटिव इंटीजर का मान रखते जाओगे तो यह सब क्या मिलेंगे, सम संख्या मिलेंगे। बात क्लियर। अगली बात है कि 2m+1 जो है वह विषम संख्या देता है। यहीं पे आगे लेते हैं। जब यहाँ पे देखोगे कि 2m+1, अब देखो भाई यहाँ से थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आपके पास कोई भी सम संख्या रहती है उसमें आप एक जोड़ देते हो तो विषम संख्या मिलना शुरू हो जाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 2m हमेशा क्या दे रही है, सम संख्या दे रही है। अगर आप इसमें एक जोड़ोगे तो विषम संख्या मिल जाएगी, और 4 में जब एक जोड़ दोगे तो वह भी विषम संख्या मिल जाएगी। बात क्लियर। तो वही बात है कि अगर आपको इस रूप का फॉर्म मिल जाता है तो आप लोग हमेशा कहोगे कि यह रिजल्ट क्या देगा, हमेशा विषम संख्या देगा। तो आओ भाई m का मान स्टेप इसमें फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि m बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखोगे तो a बराबर 2 × 1 प्लस का 1 मिलेगा, तो रिजल्ट क्या निकला, 3 निकला। अगला स्टेप कोई ले लो भाई, 2 के स्थान पे 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं m बराबर 3, ठीक। तो a बराबर क्या निकलेगा, 2 गुणे 3 अब प्लस का 1 बराबर 7 हो जाएगा। यानी इससे पता चल रहा है कि जो 2m+1 रूप होगा वह हमेशा विषम होगा, और 2m रूप होगा हमेशा क्या होगा, सम होगा। बात क्लियर। बात समझे क्या, कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सम संख्या 2m और विषम संख्या 2m+1 रूप देती है। तो जब आप 2m+1 रूप दिखता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा। जब 2 से डिवाइड किया होगा तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक कोई m है, उसको b बराबर यानी जिससे भाग देते हो उसे b बोलते हो, तो b से भाग देने के बाद 2 नंबर मिलता है। तो वही बात है कि a बराबर एक 2m+0 मिलेगा, एक a बराबर 2m+1 होगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको आप अगर 2 से डिवाइड करोगे या तो शेषफल 0 होगा या तो शेषफल 1 होगा। तो हमने पहला नंबर ले लिया 2m, तो 2m मिला, तो m क्या है, वहाँ पे q था, यहाँ पे m है, तो q क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, m भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जब m का मान रखते जाओगे तो वहाँ से सम मिलेगा, इस वाले स्टेप में रखोगे तो सम मिलेगा। क्लियर हुई बात, यानी सवाल क्लियर हुआ। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है आपका, हाँ अगला सवाल देखो, कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 रूप हो सकता है। क्या हो सकता है, अच्छा इससे यह ज्ञात हो रहा है कि जब 3q+1 3q+2 हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको आपने 3 से डिवाइड किया होगा। तो आपके पास कोई नंबर a मिलता है, उसको आप 3 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ से r का मान निश्चित होता है, यह बात होती है। तो जब यह बात होती है तो या तो शेषफल एक बार 0 रहा होगा, या तो शेषफल एक बार 1 आया होगा, या तो शेषफल एक बार 2 आया होगा, यही बात है। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करेंगे तो वह रिजल्ट आपका शो होने लगेगा। तो
तो आओ भाई, माना यहाँ पे मानोगे कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b बराबर 3। ठीक, जब b बराबर 3 तो केस नंबर फर्स्ट क्या होता है? केस फर्स्ट क्या होता है कि आप यहाँ से जानोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहाँ पे लिख लेना आप लोग। देखो भाई, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा फुल फॉर्म, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब आते हो तो वहाँ से आर का मान क्या होता है उन्होंने निश्चित बताया था कि जो होता है वह बी से हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो 0 से 3, यहाँ बी का मान क्या है? 3 है। तो यह 0 से हमेशा बड़ा और 3 से छोटा रहेगा। जब आप केस फर्स्ट लेते हो तो केस फर्स्ट क्या बनता है? हाँ, केस फर्स्ट क्या होता है कि ए बराबर, जब आर का मान आप क्या लेते हो? 0 लेते हो, यानी आर का मान यहाँ पे निश्चित हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही 3 मान होंगे। तो इन्हीं तीनों मानों से हमारे रूप निकल के आ जाएंगे। तो मान लेते हैं पहला आर का मान 0 मिला, तो सेकेंड वाला मान है, हाँ, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या आता है कि आर बराबर 0, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आओगे तो ए बराबर आप जानते हो बी क्यू प्लस का आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। अब आपने ए बराबर मान लेते हैं, आपकी संख्या कोई है, ए है, और बी का मान आप माना क्या कितना है? 3 माना है, तो 3 हो गया। क्यू तो अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन जब आर बराबर आपने 0 माना है तो 0 रखो भाई। क्लियर? अब यहाँ से आर बराबर क्या निकला? 3Q निकला। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा वह एक 3Q रूप होगा, यानी आप Q का मान पॉजिटिव रखते जाओ, वहाँ से पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे। क्लियर हुई? अच्छा, तो हम बात करते हैं फिर अगले नंबर पे। अगला नंबर आपका क्या होगा? यानी केस नंबर सेकेंड। हाँ, केस नंबर सेकेंड क्या कहेगा? अभी आप लोगों ने आर का मान निश्चित किया, यानी आर जो होता है वह 3 से बड़ा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ से आर के मान 3 निकल के आते हैं। आर बराबर 1, आर बराबर 1, आर बराबर 2, आर बराबर 0, 1 और 2। अच्छा, हमने अभी बात किया था 0 पे, 0 पे बात किया तो आपको 3Q मिल गया। जब 0 पे बात किया आपने 3Q मिला, तो अब बात करते हैं जब आर का मान आप 1 लेते हो। क्या लेते हो? आर का मान 1 लेते हो, तब क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। तो अभी आपने बी का मान रखा है 3, तो ए अपने नंबर में है, बी आपका 3 है, क्यू आपका क्यू ही रहेगा, और आर का मान 1 है। तो इसको अगर आप सही से लिखना चाहोगे तो 3Q प्लस का 1, यानी सेकेंड रूप भी आ गया। यानी आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर रहा होगा वह इस रूप में हो सकता है, यानी क्यू का मान आप पॉजिटिव इंटीजर रखते जाओगे तो वहाँ से नंबर मिलते जाएंगे। तो केस नंबर सेकेंड से सॉल्व होगा 3Q प्लस का 1। अगली बात आती है केस नंबर थर्ड। जब केस थर्ड आती है तो केस थर्ड में अभी आप लोगों ने आर का मान एक बार 0 लिया तो 0 में यह रिजल्ट आ गया। जब आर का मान आपने 1 लिया तो 1 के लिए यह रिजल्ट आया, अगर लास्ट मान बचा है आर बराबर 2 रखने पर। जब आर बराबर 2 लेते हो तो वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती क्या है कि जो भाज्य होता है वह भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। अब क्या करोगे? बस अब आपके पास बी का मान दिया है, क्यू का मान नहीं दिया है तो वैसे रहने दो, और आर का मान दे दिया है 2, 3 गुणे क्यू प्लस का 2। ठीक हुई बात? अब क्या करोगे? इसको सही रूप अगर लिखना चाहोगे तो सही कर दो, 3Q प्लस का 2 हो जाएगा। अब यही आपको पता चला कि आपके पास एक नंबर तो यह पता चला, एक बात यहाँ से निकली, एक बात यहाँ से। तो यही आपको सिद्ध करना था। कह रहा है ना, दर्शाई कोई धनात्मक पूर्णांक 3Q, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2 हो सकता है।
तो जब 3q + 2 हो सकता है तो अभी आप लोगों ने यह बात पिछली क्लास में बताया था हमें कि क्या कि कोई नंबर ए रहा होगा, जब उसको आपने 3 से डिवाइड किया होगा तो वहाँ से r के मान 3 हो सकते हैं। जब r के मान 3 होंगे, कैसे होंगे कि जो भी आप r का मान लिखोगे इस तरह से, यानी 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो जब ये कंडीशन आपने फॉलो किया तो बस आपको r का मान रखते जाना है, आपको रिजल्ट आता जाएगा। यहाँ पे आप केस सेकंड किए, बस 3q + 1 आ गया। केस थर्ड किए तो 3q + 2 आ गया। बात क्लियर? आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, अगला सवाल है इसी रूप का है। कह रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप विषम पूर्णांक देता है। अच्छा, हाँ, अभी देखो बात किया था आपने कि 2q और 2q + 1 वाले में, जब 2q + 1 वाले में बात किया था तो वहाँ से जो 2q रूप निकला था, क्या निकला था, 2q रूप निकला था, वह तो सम था, लेकिन 2q + 1 रूप था जो वह विषम था। अब यहाँ से बात निकल के आती है 4q और 4q + 1 की। तो जब 4q + 1 है और 4q + 3 है, तो आपको यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि कोई नंबर ए रहा होगा, उसको हमने 4 से डिवाइड किया होगा। तो जब 4 से डिवाइड किया होगा तो मान लेते हैं ए नंबर कोई है, वह 4 से डिवाइड हुआ होगा, तो यहाँ से r के मान निश्चित होंगे, यानी 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा होगा। तो यहाँ से a बराबर क्या क्या लिख सकते हो आप, होता है ना कि bq + r होता है, तो b के स्थान पे 4 है, q है प्लस r बोले तो 0 एक बार होगा। a बराबर आएगा 4q + 1 आएगा, a बराबर आएगा 4q + 2 आएगा, फिर a बराबर आएगा 4q + 3 आएगा, यानी इतने नाम मान हो सकते हैं इसके। अब इसी में दो मान को निकाल के रख दिया, क्या क्या रखा, 4q + 1 रख दिया और 4q + 3 रख दिया। अब कह रहा है कि यह दोनों आपस में क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। अच्छा, तो आपके पास दो नंबर और दिखाई दे रहे हैं, यह वाले। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट बनता है क्या कि अब देखो 4q जो है, 4q को आप इस रूप में लिख सकते हो ना, 4q यानी 2 × 2q। यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, कोई नंबर अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो वह रिजल्ट हमेशा क्या देगा, सम देगा। क्लियर हुई बात? यानी आपसे अगला सवाल यह पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक सम संख्या 4q और 4q + 2 रूप हो सकती है। अच्छा, अभी आप लोगों ने कहा कि जो 4q है उसको 2 × 2q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह हमेशा सम संख्या देगा। ठीक उसी प्रकार से एक नंबर और है 4q + 2। अच्छा, अब देखो आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हो, क्या करते हो, सम संख्या में सम संख्या को जब ऐड करते हो तो वहाँ से रिजल्ट क्या आता है, सम संख्या आता है। जैसे मान लेते हैं 4, q का मान 1 है, प्लस 2 ऐड करते हो तो 4 × 1 = 4, 2 = 6 आएगा। उसी प्रकार जब 4 का मान 2 रखोगे, q का मान 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, 2 10 आएगा। यह रिजल्ट हमेशा का आता है, सम आता है। तो यहाँ से अगला सवाल अपने से बना सकते हो कि a बराबर 4q और a बराबर 4q + 2 जो होगा वह सम संख्या रूप हमेशा देगा। तो क्लियर हुई बात? तो हम बात करते हैं इन दोनों पे, केवल सवाल में जो कहा है यह वाली बात, यानी 4q + 1 और 4q + 3 पे। तो 4q + 1 और 4q + 3 जो रूप होगा वह विषम पूर्णांक देता है। तो आओ भाई हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक a और b का मान क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक, अच्छा, जब 4 रहा होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो a/4। जब a/4 लिख सकते हो तो यहाँ से r के मान 4 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, कह रहा है ना कि 4q + 1 या 4q + 3 जो होगा वह विषम संख्या देगा। तो भाई आ जाओ, आप देखो यहाँ से 4 रूप निकले थे, उसमें से हमको केवल 2 रूप लेना है। तो क्या होगा, a बराबर 4q + 1। अब देखो आपको कहेगा कि जो q हमें आपने बताया था कि q का जो मान होता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब q का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है तो बस आप रखते जाओ मान, बस इसमें केवल मान रखना है। तो जब मान रखते जाओगे तो क्या होगा,
क्यू का मान रखते जाओगे तो आपको विषम संख्या मिलती जाएंगी। तो आओ भाई रखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि क्यू पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो जब क्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। तो अब कोई भी मान आप रखते जाओगे तो वहाँ से वह आपको ऑटोमेटिकली विषम नंबर देता जाएगा। तो जब देता जाएगा तो रख दो भाई, इसको समझे ना आप। तो आते हैं इस पे, यानी जब r बराबर यानी q बराबर जब 1 रखते हो आप, q बराबर 1 रखने पर, तो जब 1 रखते हो तो a का मान क्या निकलेगा, 4 × 1 प्लस का 1। तो यानी यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, 4 एकम 4 1 5। उसी प्रकार जब q बराबर आप 2 रखते हो तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 4 × 2 प्लस का 1, अब बराबर होगा 4 दूनी 8 है 9 होगा। अगला नंबर आप कोई भी ले सकते हो, q बराबर 3 ले लो भाई, तो a का मान क्या आएगा, 4 × 3 प्लस का 1, 4 3 12 1 13। यानी आपको दिख रहा है कि यह सब कहाँ है आपकी विषम संख्या। तो ये सब आपके विषम संख्या दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 एग्जाम्पल दे दोगे तो उसमें एग्जामिनर समझ जाएगा। तो अगली बात आती है, जो 4q + 3 है वह भी विषम संख्या देता है। तो जब विषम संख्या देगा तो अब क्या करोगे, 3 वाला रूप लोगे। अच्छा, यहीं पे देखो भाई, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल देख लो। आपके पास a बराबर कोई नंबर है, हाँ a बराबर आपका नंबर है ना, हाँ a बराबर है 4q + 3, कह रहा है यह भी क्या होगा, विषम नंबर होगा। जब विषम नंबर होगा तो आपको q के स्थान पे क्या रखना होगा, पॉजिटिव नंबर रखना होगा। जब पॉजिटिव नंबर रखते जाओगे, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं, a बराबर ए यानी 1, q का मान एक बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट होगा। तो अब a का मान आप q का मान रखते जाओ, क्या होगा, एक बार 1 रखोगे प्लस 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 एकम 4 3 7 मिल जाएगा। फिर अगला नंबर मान लेते हैं 2 लेने पर, तो 4 × 2 प्लस का 3 होगा, तो 4 दूनी 8 3 11 होगा। तो यह सब हमेशा क्या देंगे, विषम नंबर देंगे। तो बात क्लियर हुई। तो यहाँ से निकल के क्या आया कि आपके पास जब आपने किसी पॉजिटिव नंबर को 4 से डिवाइड किया होगा, या तो वह शेषफल 0 दिया होगा, या तो 1 दिया होगा, या तो 2 दिया होगा, या तो 3 दिया होगा। तो वहाँ से आपके 2 फॉर्म निकल के आए, एक था 4q + 1, एक था 4q + 3। तो कह रहा है ये दोनों रूप जो होंगे वह विषम संख्या देंगे। इसके अलावा जो बचते हैं यानी 4q + 0 और 4q + 2, यह सब हमेशा क्या देंगे, सम संख्या। ये आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक ना। तो बात क्लियर हुई, सवाल समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, हाँ अगला सवाल देखो भाई, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने के बाद 4q + 1 रूप होता है। अच्छा, 4q + 1, देखो भाई अभी आप लोगों ने देखा कि विषम संख्या आती कहाँ से। विषम संख्या आपने जब पहला सवाल लगाया था तो वहाँ से जो 2q + 1 रूप आया था वह भी विषम संख्या दे रहा था, और अभी आपने इससे जस्ट पीछे वाला सवाल लगाया, वहाँ से देखा कि 4q + 1 जो रूप है, अब 4q + 3 रूप है, वह भी क्या दे रहे हैं, विषम संख्या दे रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ से आपके कंसेप्ट निकल के आता है क्या, मान लेते हैं कोई नंबर a रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा, तो a बराबर आता होगा क्या, 2q, और 2q + का 1 आता है। ठीक, अगर यहीं पे आपका नंबर कोई a रहा होगा, उसको आपने 3 से डिवाइड किया होगा, तो a बराबर 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + का 2 आया होगा। यहीं पे आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको जब आपने 4 से डिवाइड किया होगा, तो a बराबर 4q + 0, 4q + 1, अब 4q + 2, अब 4q + 3 आया होगा। अभी आप लोगों ने सवाल एक लगाया था, क्या लगाया था कि जो हमारा 2q रूप होता है, क्या होता है, 2q रूप होता है वह हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है, और जो 2q + 1 रूप होता है वह हमेशा क्या होता है, विषम रूप होता है। ठीक,
तो 3Q पे तभी बात नहीं हुई थी। अब आते हैं 4Q पे। 4Q में क्या था कि जो यह वाली बात थी, अभी आप लोगों ने यह सिद्ध किया था कि 4Q + 0 और 4Q + 2 जो रूप होता है वह हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। लेकिन जो 4Q + 1 और 4Q + 3 होता है वह क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक, तो बात क्या कर रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक कर रहा है तो या तो वह 2Q + 1 हो सकता है, या तो वह 4Q + 1 हो सकता है, या 4Q + 3 हो सकता है। इन्हीं तीनों पर हम बात करेंगे। तो पहला हम कंडीशन लेते हैं कौन सा, 2Q + 1। जब 2Q + 1 लेंगे तो कह रहा है ना स्क्वायर करने के बाद, तो स्क्वायर करो भाई उसका। ये बात क्लियर हुई। तो आते हैं इसको लगाते हैं। हाँ, तो अभी आप लोगों ने हमें बताया कि किसी भी संख्या को हम जब विषम पूर्णांक खोजते हैं तो वह 2Q + 1 रूप हो सकता है, या तो 4Q + 1 या 4Q + 3 रूप हो सकता है। तो पहला मान लेते हैं विषम नंबर आपका आता है, विषम नंबर आपका पहला आता है, क्या आता है, 2Q + 1, यही रूप होता है ना। विषम नंबर यह हो सकता है, और 4Q + 1 हो सकता है, और 4Q + 3 हो सकता है। इन्हीं तीनों पे आपको सॉल्व करना होगा। तो जब आप पहला कंडीशन लेते हो, जब पहला कंडीशन लोगे तो यानी केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि कह रहा है ना धनात्मक पूर्णांक विषम का वर्ग करने पर। तो वर्ग करो भाई, यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, 2Q + 1 मिलेगा। जब 2Q + 1 मिलेगा तो यहाँ से आपको स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2Q + 1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, तो करो स्क्वायर, क्या होगा, 2 दूनी 4, Q² + 1 का स्क्वायर होता है तो 1 हो जाएगा, 2AB होता है 4Q हो जाएगा। बात ही है। अब क्या बात आती है, यहाँ से अगर आप 4 कामन लेते हो, क्या कामन लेते हो, 4 देखो Q वाले को एक साथ ले लो, 4Q² + 4Q + 1, यही बात होगी। अब वहाँ से क्या होगा कि अगर इस वाली पूरी बात को, यानी अगर आप 4 कामन ले रहे हो तो क्या होगा, Q² + Q होगा और लास्ट में 1 बचेगा। ठीक, अब क्या होगा कि बस इसी के बराबर आपको क्या मानना होगा। आओ भाई, क्या सवाल बना, a बराबर a ब्रैकेट में Q² + Q और लास्ट में 1 है। ठीक, अब इतनी वाली बात को आपको देखो, यहाँ सवाल में उसको क्यों नहीं पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था क्या, कोई और नंबर। जैसे भाई यहाँ पे समझो थोड़ी सी बात क्या होगी, यहाँ से आपको यम मान लो, क्या मान लो, यम मान लो। हाँ, देखो हमने, हमारे कहने का अर्थ क्या है कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तब भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो का उतना नंबर हुआ उस Q के बराबर आएगा। देखो भाई, हमने कहा कि मान लेते हैं कोई नंबर Q बराबर 2 है, क्या है, Q बराबर 2 है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो जब 6 मिलेगा, क्या यह Q बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि सवाल में Q न मानकर यम मानना पड़ेगा। तो कोई अलग नंबर आ रहा है इसलिए हमने क्या मान लिया, उसको यम के बराबर मान लिया। तो जब यम के बराबर मान लिया तो इतने बराबर मान लो यम है। यहाँ पे माना Q² + Q बराबर यम, तब क्या होगा, 4m + 1। बात समझे, यह इस a² बराबर आ रहा है भाई, यहाँ पे a², फिर भी a², यहाँ पे भी a², फिर तब भी यहाँ से भी a² बराबर 4m + 1, यानी रूप आ गया। यानी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो वह 4m + 1 रूप देता है। तो क्लियर हुई बात। यहाँ से करना क्या होता है, बस आपके पास देखना होगा कि अभी आप लोगों ने पहला जब सवाल लगाया था तो वहाँ से विषम नंबर एक आपका आया था 2Q + 1। एक अभी आपने जस्ट पीछे वाला सवाल लगाया, वहाँ से आपने सिद्ध किया कि 4Q + 1 जो रूप होता है वह विषम होता है। फिर आपने इसी से रिलेटेड था कि 4Q + 3 रूप होता है, वह भी क्या होता है, विषम संख्या देता है। तो विषम इन्हीं तीनों में से आपको छांटना होगा। तो सवाल में भी कह रहा है विषम पूर्णांक होगा,
तो मान लेते हैं पहले केस क्या है, 2q + 1 है। जब 2q + 1 लोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद a + b का होल स्क्वायर, तो इस पर रखोगे तो यहाँ से आपको 4 कॉमन दिख रहा है। तो जब 4 कॉमन दिख रहा है तो इसके बराबर आपको कुछ मानना पड़ेगा। जब कुछ मानोगे तो यहीं से आपके q² + q बराबर m माना, तो यहाँ से a² बराबर 4m + 1 रूप आता है। यही आपको क्या करना था, दर्शाना था। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x और y एक विषम पूर्णांक हैं, तब x की घात 2 यानी x² + y² से जो रिजल्ट आता है वह हमेशा सम आएगा। सवाल में कह रहा है कि x की घात 2 यानी x² + y² जो सम देता है लेकिन वह 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कुछ संख्याएं सम होती हैं लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होती, यही आपको प्रूव करना है। तो आओ भाई करते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि कोई x और y एक विषम पूर्णांक है। अब देखो भाई, जब विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक के लिए अभी आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि या तो वह संख्या 2q + 1 रूप होती है, या तो 4q + 1 रूप होती है, या तो 4q + 3 रूप होती है। पीछे यहाँ पे हमने अभी बताया था ना कि या तो संख्या 4q होगी, 4q + 1 होगी, या 4q + 3 होगी, या 4q + 1 2q + 1 होगी। यही 3 विषम पूर्णांक होंगे। तो इन्हीं तीनों विषम पूर्णांक पे चेक करना होगा। तो पहला आपका विषम पूर्णांक है 2q + 1, तो इसी पे हम चेक करते हैं। जब इस पे चेक करेंगे तो क्या आता है, मान लेते हैं x बराबर क्या है, मान ले विषम पूर्णांक a बराबर 2q + 1, ये मान लेते हैं x बराबर है, इसी को मान लो y बराबर। तो रखो तो इसी समीकरण में ये मान लो x बराबर है, यह भी विषम पूर्णांक है, तो y बराबर भी इसी को मान लो 2q + 1। क्लियर है बात। अब क्या करो, इन्हीं का वर्क कर दो। यानी जब आप वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, x² बोले तो 2q + 1 का स्क्वायर प्लस अगला जब स्क्वायर करोगे तो 2q + 1 का स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। अब इस पर तोड़ दो सूत्र में भाई, क्या होगा कि यानी हाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 q² होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 मिलेगा, प्लस 4q मिल जाएगा। प्लस करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वही बात आएगी ना, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4q आ जाएगा। अब इनको सब जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यानी 4q² 8q² हो गए, प्लस 4q 8q प्लस 1 2। यह बात क्लियर हुई। अब देखो आप q के मान कुछ भी रखोगे, q के मान 1 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर रखना आपको। जब q का मान आप पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो देखोगे कि वह संख्या 4 से डिवाइड होती है, यानी यहाँ से जो भी मान आना चाहिए वह सम आना चाहिए। तो 8 8 16 2 18 होगा, तो 8 8 16 यानी जब आप q बराबर 1 रखोगे, यानी q हमेशा क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो जब q बराबर आप 1 रखोगे दिए गए समीकरण में, तो रखोगे तो क्या मिलेगा, 8 × 1 का स्क्वायर होगा प्लस 8 × 1 होगा प्लस का 2 होगा। बात समझे। हमने कुछ नहीं किया कि हमने अभी माना है कि आपके विषम पूर्णांक x बराबर 2q + 1 है और एक y मान लेते हैं वही आपका है 2q + 1 है, यानी दोनों विषम पूर्णांक का रहा है। तो इसका जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कह रहा है कि जो यह रिजल्ट देता है वह हमेशा क्या देता है, सम संख्या देता है। तो जब सम संख्या देता है तो क्या करोगे, कह रहा है कि वह सम संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो जब 4 से विभाजित नहीं, तो मान लेते हैं आपने q बराबर 1 रखा, तो जब q बराबर 1 रखा तो यहाँ से 8 8 16 2 18 आ गया, यही ना, 8 8 16 2 18 आ गया। तो जब 18 आ गया तो यहाँ से आप देख रहे हो यह एक क्या है, सम संख्या है। बोलो भाई, यह एक सम संख्या है, सम संख्या है, लेकिन 4 से क्या डिवाइड है, बोलो, शेष क्या 0 आ रहा है, शेष इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यह पता चलता है कि जो दिया गया सवाल वह सिद्ध हो गया। हमें करना क्या था कि कोई धन विषम पूर्णांक लेना था, उसका x और y रूप है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद प्लस y स्क्वायर करने के बाद
उन दोनों को जोड़ने के बाद वह तो सम संख्या आनी चाहिए, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो आपने सिद्ध किया कि वह रिजल्ट 18 आया। 18 को आपने 4 से डिवाइड किया तो शेष 0 निकला। बात क्लियर हुई? अच्छा, आते हैं अगले सवाल पे। आपका लास्ट सवाल होगा यही। हाँ, लास्ट सवाल होगा, देखते हैं भाई इसको। कह रहा है दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 रूप का होगा। ठीक, कह रहा है ना, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 रूप होगा। तो आपके पास धनात्मक पूर्णांक देखो, अब यहाँ पे ना तो सम की बात किया है ना ही विषम की बात किया है। बात समझो, इस वाले सवाल में ना तो सम की बात किया है ना ही विषम की बात किया है। तो जब ना सम की बात किया है तो ना विषम की बात किया है, तो आपके पास एक ग्राफ हमने बनवाया था। क्या बनवाया था कि आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको आपने 2 से डिवाइड किया होगा तो a बराबर 2q आया होगा, 2q+1 आया होगा। बोलो भाई। और अगला नंबर a रहा होगा, उसको आपने 3 से डिवाइड किया होगा तो a बराबर 3q आया होगा, 3q+1 आया होगा और 3q+2 आया होगा। अगला नंबर a को आपने अगर 4 से डिवाइड किया होगा तो a बराबर 4q आया होगा, 4q+1 आया होगा, 4q+2 आया होगा और 4q+3 आया होगा। अब देखो, ना तो उसमें सम संख्या की बात किया है ना ही विषम संख्या की। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या होगा कि देखो भाई, किसी संख्या का वर्ग करोगे तो वह 3m और 3m+1 रूप कब देगा। आप देखो, आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि जब आप 2q को लोगे, 2q का जब स्क्वायर करोगे तो वहाँ से 4 का स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4q² आएगा। तो वहाँ से फाइनली रूप से 3 तो बाहर नहीं हो पाएगा। बात समझे? यानी आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, यानी देखो 4q² होगा। इससे आप 3 बाहर कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो? नहीं ना। तो जब नहीं कॉमन ले सकते हो तो एक ही आपके पास रूप बचता है, कौन सा? यह वाला। यानी 3q का स्क्वायर करोगे 3 त्रिक के 9 होगा, तो 9 में से आप 3 को थोड़ा सा बाहर कर सकते हो। उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपके पास पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा उम्मीद यहीं से लग रही है कि वह 3m और 3m रूप दे सकता है। तो आओ भाई इन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो आपके पास सेकंड वाली बात क्या आई कि आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, उसको आपने 3 से डिवाइड किया होगा तो वह 3q, 3q+1 और 3q+2 रूप दिया होगा। तो आते हैं इसी पे बात करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3, तब a/3 जो r का मान होगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास रूप निकलता है a बराबर 3q। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का आपको जब स्क्वायर करना होगा तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो a² बराबर 3q का स्क्वायर होगा। ठीक, जब a² बराबर 3q का स्क्वायर होगा तो a² बराबर आप लिख क्या सकते हो 9q का स्क्वायर। ठीक, देखो अब 9 में से आप 3 को थोड़ा सा हल्का निकाल दो, यानी 9 को लिख सकते हो ना 3 × 3। ठीक, जब 3 × 3 लिख सकते हो तो मान लेते हैं 3 को थोड़ा सा बाहर कर दो, इसको लिख दो 3q का स्क्वायर। अब इतनी वाली बात को आप यम के रूप में मान सकते हो। माना 3q² बराबर यम। यहाँ सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक निकलेगा। ठीक, जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो यहाँ से बात क्या आएगी, a² बराबर 3m। ठीक, यहाँ से आपके पास पहला रूप निकल गया 3m या 3m+1 रूप आके, यानी एक तो सॉल्व हो गया कि a² बराबर 3m। अगला कंडीशन है 3m+1। जब 3m+1 होगा तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 3q+1, तो इसका स्क्वायर करो भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करोगे तो क्या होगा, a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर आएगा। आता है ना 3 त्रिक के 9, q² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 q हो जाएगा।
अच्छा, क्यू वालों को एक साथ कर लो थोड़ी सी, 9q² + 6q + 1 होगा। अब इतनी वाली बातों से आप अगर 3 कॉमन ले लेते हो, 3 जब बाहर लोगे तो 3 3 के 9q² + 3 दूना 6q होगा, यानी 3 बाहर हो 2 3 6 होगा, +1 होगा। अब इतनी वाली बात को आप m के बराबर मान लो, तो जब m के बराबर मानोगे तो यहीं से आता है a² = 3m+। अभी आपको यही सिद्ध करना था, क्या करना था कि दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+2 अनुरूप होता है। तो आपने यह माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ही रहा होगा और उसको 3 से डिवाइड किया होगा। जब 3 से डिवाइड किया होगा तो जो r का मान होगा वह 3 से बड़ा यानी 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ से आपके पास 3 रूप निकल के आते हैं। एक तो आता है 3q यानी 3q + 0, एक आता है 3q + 1, एक आता है 3q + 2। हमने 2 पे रख दिया, दोनों पे मान निकल के आ गए। तो बस आज के लिए ये इतना सवाल तो हो गए, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।